पहली बात तो ये कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, ये क्या चीज होती है? तो ये कुछ इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब इनमें चार्ज या करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा। इंसुलेटर मतलब जैसे पेपर, कागज हो गया, ग्लास हो गया, माइका नाम का एक मटेरियल होता है, ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर चार्ज या करंट फ्लो नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के इंसुलेटर होते हैं। तो इनमें करंट तो फ्लो नहीं होगा कभी भी, चार्ज भी फ्लो नहीं होगा, करंट भी फ्लो नहीं होगा। तो फिर क्या खास बात है इनकी? खास बात यह है कि अगर आपने इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो ये खुद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कौन सी डायरेक्शन में होगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये खुद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नली मतलब ये खुद जो प्रोड्यूस करेंगे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने का काम करेगा, उसको रिड्यूस करने का काम करेगा। मतलब अगर आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करेगा, है ना? क्यों करेगा, कैसे करेगा, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी ये डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? नॉन पोलर और पोलर, है ना? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है उनको बोलते हैं नॉन पोलर। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, तो उससे एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है और उससे कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा उनको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एक एग्जांपल देता हूं, देखो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है जैसे हाइड्रोजन गैस होती है। अब दो हाइड्रोजन एटम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है और कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इसमें सेपरेट नहीं होता है, तो इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। ऐसे CO2 गैस होती है, जैसे ये H2 गैस है, CO2 है जैसे मान लो, तो दो ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। अब इसके अंदर भी क्या होता है? ये जो CO2 मॉलिक्यूल है इसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो जीरो होता है ना? तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है उनको हम क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? इसके एग्जांपल है जैसे HCl मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो इस पे प्लस E चार्ज होता है, इस पे माइनस E चार्ज होता है, तो बन गया ना एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये जो मॉलिक्यूल है इस टाइप के मॉलिक्यूल्स वाले डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोलेंगे? पोलर। इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स है जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होता है उनको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर। एक और एग्जांपल ले लो, H2O, जैसे H2 वाटर जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल कैसे होगा? हाइड्रोजन के दो एटम, अच्छा ये मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे CO2 की गलत बना दी, है ना? हाइड्रोजन में ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम है ये एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देते हैं जिससे इस पे -2E चार्ज होगा, इन पे +E चार्ज होगा और इस मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनेगा, मतलब इसका जीरो नहीं होता है, तो इसको बोलेंगे पोलर। CO2 की जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना कुछ इस टाइप की होती है। CO2 की कार्बन ऐसे बीच में होता है, एक ऑक्सीजन इधर होगा, एक ऑक्सीजन इधर होता है, ये होती है, लीनियर होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो, है ना? इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा और इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो आप सिंपल से एक चीज याद रखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक वो वाले डाइलेक्ट्रिक हैं जिनके मॉलिक्यूल्स का परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। और वो मॉलिक्यूल्स जिनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो मिलेगा हमेशा, उनको नॉन पोलर बोल देंगे। ऐसे कैटेगराइज कर दिया, है ना? चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये किस तरीके से पोलराइज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कौन से होते हैं? जिनके मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? जीरो। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उसमें डायपोल नहीं बन पाता। डायपोल में क्या होता है आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है और दोनों सेपरेटेड होते हैं, उनके बीच में एक डिस्टेंस होती है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है और उसका कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी आता है। अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा।
जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका मिला के, या इंडिविजुअल भी देखोगे तो सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनका सेंटर एक ही पॉइंट पे होगा। जैसे मान लो कि कोई एटम है तो उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं बाहर, ठीक है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगाते रहेंगे अलग अलग ऑर्बिट्स में, लेकिन उनका सेंटर कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियस पे ही आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहाँ पे है, एक ही पॉइंट पे है। अगर एक ही पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या रहेगा, जीरो, ठीक है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो है भाई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है ही, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के अंदर या इन एटम्स के अंदर क्या होगा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे होगा, एकदम सेंटर पे होगा, सेंटर पॉइंट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर रहेगा। इस वजह से इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। तो अगर मैं सबका टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करूं तो वो भी जीरो ही आएगा भाई। जब इंडिविजुअल जीरो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हर एक मॉलिक्यूल का, तो टोटल मिला के भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो शुरुआत में ये कंडीशन है। अब हमने सपोज करो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। मान लो मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देता हूं, इसका नाम हम रख देते हैं ई नोट। ई नोट वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नली आप अप्लाई कर रहे हो। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब आपको पता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर या इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उनके सेंटर सेपरेट हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में ये? अब इससे क्या फर्क पड़ा, अब देखो इस पे ध्यान से देखना, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इधर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी, मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी इधर वाली जो सरफेस है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इधर कौन सा चार्ज आया, बोलो, नेगेटिव चार्ज, है ना। और इधर वाली सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। और बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपस में कैंसिल, तो इधर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई। अब ये तो वैसे ही केस हो गया जैसे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक आपके पास में नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, इस तरीके से मान लो। तो इनके बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, है ना। इनके बीच में जैसे इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज की लेयर है और ये जो पॉजिटिव चार्ज की लेयर है ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लोगे, इस पॉजिटिवली चार्ज लेयर से नेगेटिवली चार्ज लेयर की तरफ, यानी कि इधर से इधर लेनी पड़ेगी, है ना। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के मॉलिक्यूल्स है ये पोलराइज होकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इस तरीके से सेपरेट हो जाना, लेयर्स का बन जाना, क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखोगे तो क्या होगा, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होने से एक लेयर बन जाती है ऐसे चार्जेस की, और वो एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो गया। तो बताओ इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा बताओ। उसको मैं ई बोल देता हूं, तो वो होगा ई नोट माइनस ईपी। ई नोट अप्लाई किया था, ई नोट इसने खुद ने प्रोड्यूस किया, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ई नोट माइनस ईपी। माइनस क्यों किया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। आया समझ में। इसके अलावा एक चीज और यहां पे नोटिस करने वाली है, हर एक जो मॉलिक्यूल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो गया, तो ये सब क्या बन गए, छोटे छोटे डायपोल बन गए, और छोटे छोटे डायपोल बन गए तो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होगा।
किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इस तरीके से ये हर एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। और सबका मिला के, अब क्योंकि देखो सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, तो सबका मिला के टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं मिलेगा। यानी कि पोलराइजेशन के बाद में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। पहले तो जीरो था, देखो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पहले कितना था, जीरो। अब जीरो नहीं होगा क्योंकि ये पोलराइज हो चुका है और इसने एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया। तो ये तो हुआ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ऐसी पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा वो समझते हैं, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखोगे। देखो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है इसके लिए आपको बताया था कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, लेकिन टोटल मिला के जीरो आएगा। आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हम बोल रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है लेकिन टोटल जीरो है। तो टोटल इसलिए जीरो होता है क्योंकि सब रैंडमली अरेंज होते हैं, मतलब जितने भी इसमें मॉलिक्यूल्स है उन सब के अंदर इस तरीके से वो अरेंज होंगी कि इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। जैसे ये देखो मैं कुछ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, है ना, इस तरीके से सबका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, लेकिन अगर मैं इनकी डायरेक्शंस देखूं तो किसी की इधर है, किसी की इधर है, किसी की इधर होगी, है ना, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इस तरीके से सबके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या आएगा, अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, और उसकी वजह से सब आपस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैंसिल कर लेते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि ये क्यों ऐसे अरेंज होंगे, भाई ये ऐसे भी तो अरेंज हो सकते थे नॉर्मल कंडीशन में, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे क्यों अरेंज होते हैं? तो जब ये इस तरीके से रैंडमली अरेंज होते हैं और ये अपना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट टोटल मिला के जीरो कर लेते हैं, तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। और कोई भी सिस्टम हो वो हमेशा अपनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अपने आप ऐसे अरेंज हो जाते हैं। आया समझ में? ठीक है। अब सपोज करो आप इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या होगा? अब याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। क्या लगता है उसके ऊपर? टॉर्क। और टॉर्क उसको घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आता है। याद आया क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब डायपोल आ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो वो स्टेट यहां पे आ जाएगी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो हर एक मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होगा कि इन सब का जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। हर एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कौन सी डायरेक्शन में आ जाए? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ताकि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर डेवलप हो रहा है तो इनका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इधर होना चाहिए। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर होने चाहिए। भाई नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, तभी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगेन अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वही प्रोसेस हो गई, इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, ध्यान से देखो, इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई, और इसकी वजह से क्या होगा, बीच में एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इसकी वजह से इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, बोलो, E इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर मिलेगा। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो होगा जैसे पहले जीरो था? नहीं, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा। ये याद रखने वाला पॉइंट है। बात समझ में आई क्या? तो आप ये बोल सकते हो कि सर इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, जो पोलर है या नॉन पोलर है, इन दोनों को ही देखो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है, जीरो, यानी कि पोलराइजेशन जीरो है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ये दोनों ही रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है ना।
और जो मीडियम है यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो पोलराइज हो जाता है। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस इतना ही होता है कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो थोड़े कम पोलराइज होते हैं और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो कंपेरेटिवली ज्यादा पोलराइज होते हैं। ये इनमें बेसिक नेचर वाइज डिफरेंस होता है, बाकी ये एक ही चीज है भाई, है तो डाइलेक्ट्रिक ही ना, बस इसकी कैटेगरी दो बना दी कि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। नॉन पोलर का जो पोलराइजेशन है वो थोड़ा कम होता है, इसके अंदर जो ईपी होगा ना वो थोड़ा कम होगा और इसके अंदर ईपी थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो अगर मोटे तौर पे आपको पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज क्या है, तो क्या यूज है इसका बताओ? तो इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने में। अगर कहीं भी आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया ना तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, समझ में आया ना। पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये इसका काम होता है। कैपेसिटर में हम इसको यूज करते हैं, तो इसका यूज हम आगे भी कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में समझेंगे। बाकी ये इसका मेन यूज होता है कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को घटाना हो, रिड्यूस करना हो, डिक्रीज करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? ये एक दो बातें और देख लेते हैं इसके लिए। जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो कितना पोलराइज होगा, चाहे नॉन पोलर हो या पोलर हो। जब आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये पोलराइज हो जाता है, अभी हमने देखा है ना। ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? पोलराइज। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर लेता है और एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन रही है, इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर बन रही है, जिसकी वजह से ये ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो हमने एक चीज तो ये नोटिस करी कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा? ई नॉट माइनस ईपी मिलेगा। पहली बात तो हमको ये समझ में आई कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कम रहेगा। पहली बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोलराइजेशन कितना होगा, ईपी की वैल्यू कितनी होगी? पोलराइज होकर ये जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी प्रोड्यूस कर रहा है ये कितना होगा? ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पोलराइज किसने किया? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा आप अप्लाई करोगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा, सिंपल सी बात है। इसका मतलब पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम उतना ही ज्यादा पोलराइज होगा। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो पोलराइजेशन को मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कैपिटल पी इक्वल टू आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ये जो सिंबल है इसको हम काई बोलते हैं। ये वाला जो सिंबल है ना इसका नाम क्या होता है? काई। वैसे इसका नाम होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये जो एक्स के जैसा सिंबल दिख रहा है इसको काई पढ़ा जाता है और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी नाम होता है। मतलब देखो जब आप किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो कितना इजीली पोलराइज होता है। भाई कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐसा होगा जो इजीली पोलराइज होगा, कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा जो हार्डली पोलराइज होगा या कम पोलराइज होगा। तो उनमें डिफरेंस हो गया ना। ये उस डिफरेंस को बताने के लिए टर्म होती है। जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा इजीली पोलराइज होगा और जिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कम रहेगी वो हार्डली पोलराइज होगा या कम पोलराइज होगा, है ना। ये इसका मतलब होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पोलराइजेशन होता है ना इसका जो फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला होता है पोलराइजेशन इक्वल टू पोलराइजेशन कैपिटल पी इक्वल टू जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोड्यूस करेगा उसको डिवाइड कर दो इसके वॉल्यूम से। V मतलब यहाँ पे वॉल्यूम है। V क्या चीज है यहाँ पे? वॉल्यूम। ठीक है, जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसने प्रोड्यूस किया है डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने उसको किससे डिवाइड करना है? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल से। तो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ऐसे इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो। कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस कर पाता है पोलराइजेशन की वजह से, उसी को हम मतलब कितना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस कर पाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हो। अगर कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आए
तो वो इसके ऊपर आ सकता है ना। जैसे काई की वैल्यू बता देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बता देगा, बोलेगा कि पोलराइजेशन कितना होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वो बताओ, या फिर नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू बता देगा, वॉल्यूम बता देगा मटेरियल का, पूछेगा पोलराइजेशन कितना होगा, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक ही चीज को कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की टर्म्स में ये वाला फॉर्मूला है। आया समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज क्यों हो जाता है? बताओ। क्योंकि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जैसे ही आप उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये पोलराइज होकर खुद भी एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। होता है क्या ऐसा? जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो क्या करेगा, पोलराइजेशन की वजह से एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। बताया ना अभी, इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई, देखिए क्या आपको नेगेटिव चार्ज की लेयर, देखो ये नेगेटिव चार्ज की लेयर है इधर, और ऐसे इधर क्या होगा, इधर ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनेगी। बीच वाला जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है ना वो आपस में कैंसिल हो जाता है, ये मान के चलो आप। ठीक है, ये वाला पॉजिटिव इससे नेगेटिव से कैंसिल, और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल। तो ये बीच में आपको चार्ज कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ इधर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर और इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर कंसिडर करनी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको हम ईपी बोल रहे हैं, और ये ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये ई नोट को रिड्यूस करने का काम करेगा। जैसे अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं होता ना तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट होता है ना। कोई ऐसे मीडियम जो पोलराइज नहीं हो रहा है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई नोट। क्योंकि ये खुद भी एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बाहर से कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये इसका आंसर लिखना है। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन it will produce a reverse electric field, that's why the electric field inside a dielectric decreases. अगला क्वेश्चन है, explain briefly using a proper diagram the difference in behavior of a conductor and dielectric in the presence of external electric field. external electric field की presence में एक dielectric medium और एक conductor का behavior कैसा होगा वो समझाओ। तो dielectric medium का तो अभी समझा ही है, और कंडक्टर के लिए भी वैसे ही आप समझा सकते हो। चलो पहला ये वाला ही केस लेता हूं मैं। मान लो आपके पास में दो अलग अलग मीडियम है, एक तो क्या है डाइलेक्ट्रिक और दूसरा मीडियम क्या है कंडक्टर। दो चीजें हैं आपके पास में, ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल है, मान लो मेटल का स्लैब है। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में तो क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देंगे, और इनके अंदर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। ई नोट आपने अप्लाई किया है तो अंदर कितना होगा, ई नोट माइनस ईपी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा, ई नोट माइनस ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। यहाँ पे ईपी की वैल्यू ई नोट के बराबर नहीं होती कभी भी। एक चीज याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए कभी भी ईपी ई नोट के बराबर नहीं होगा, मतलब इतना पोलराइज नहीं होगा कि ये पूरे तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो ही कर दे अंदर। कंडक्टर कर सकता है लेकिन ऐसा, क्योंकि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, मान लो कोई कंडक्टर उसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इसके अंदर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा क्योंकि उन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो सारे इधर आके इकट्ठा हो जाएंगे इधर वाली सरफेस पे, तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर इंड्यूस हो जाएगा साथ में। टोटल चार्ज तो जीरो होना चाहिए ना इस कंडक्टर का, तो जितना इलेक्ट्रॉन के इधर आने से जितना इधर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना इधर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन तब तक इधर आते रहते हैं और इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता रहता है, इधर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता रहता है एक तरह से, जब तक इसके अंदर जो रिवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ईपी बोल रहे हैं वो ई नोट को पूरे तरीके से कैंसिल नहीं कर देता। मतलब ईपी की वैल्यू जब तक ई नोट के बराबर नहीं होगी ना तब तक ये इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे,
इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साथ साथ, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दोनों प्लेट्स के बीच में या दोनों सरफेस के बीच में, वो भी बढ़ता जाएगा, ईपी बढ़ता जाएगा। और ये कब तक बढ़ेगा? जब तक ये ई नोट के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ये बराबर होगा आपस में ये दोनों कैंसिल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा फिर? ई नोट माइनस ईपी कितना मिल जाएगा? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे तरीके से कैंसिल। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स लगा रहा था इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वही 0 हो गया अंदर, इसलिए अब और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये पूछी थी इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज क्या पूछी है? डिफाइन द टर्म पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक एंड राइट एक्सप्रेशन फॉर ए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पोलराइजेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखो। तो अभी बताया था पोलराइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? पोलराइजेशन P इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? काई इंटू ई। ई मतलब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप अप्लाई कर रहे हो, आप चाहो तो इसको ई नोट लिख दो। ई नोट का सिंबल हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए यूज कर रहे हैं। और इस काई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। नाम याद रखना है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दूसरे वाले केस में पूछा जा रहा है। और पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? वैसे अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में लिखोगे तो पोलराइजेशन होता है नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक के लिए पूछे ना तो ईपी हमेशा, ईपी की वैल्यू हमेशा ई नोट से कम रहेगी। इसमें ई नोट के बराबर ही ईपी प्रोड्यूस हो जाता है पोलराइजेशन की वजह से कंडक्टर के अंदर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल घट के 0 हो जाएगा। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।